मला असं वाटतं की मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात जे काही आत्ता मला बातम्या ऐकायला मिळाल्या त्यानुसार 25 तारखेला माननीय उच्च न्यायालय हे घटनापीठाकडे पाठवायचं की नाही या संदर्भातला आर्ग्युमेंट ऐकतील आणि घटनापीठाकडे पाठवायचं नाही असा जर निर्णय झाला तर 1 सप्टेंबरपासून त्याची सुनावणी केली जाईल। फक्त यातनं थोडी यातना देणारी गोष्ट एवढीच आहे की जोपर्यंत ही सुनावणी पूर्ण होत नाही, मला असं वाटतं की 15 सप्टेंबर वगैरे असं काहीतरी तारीख सांगितली आहे, तोपर्यंत कुठल्याही प्रकारच्या नियुक्त्या मराठा समाजाच्या करण्याला एक प्रकारची स्थगिती ही त्या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टाने दिलेली आहे। मला जी माहिती मिळाली त्यात राज्य सरकारने असं सांगितलं की आम्ही 5 मेपासनं काहीतरी तारीख सांगितली आहे, मेपासनं आम्ही महाराष्ट्रातल्या भरत्या बंद केलेल्या आहेत। त्याच्यावर सुप्रीम कोर्टाने त्याची नोंद घेऊन हे सांगितलं की तुम्हाला मराठा समाजाची या आरक्षणाच्या अंतर्गत कुठलीही भरती करता येणार नाही। तर ही जरा चिंताजनक बाब आहे। आम्हाला असं वाटतं की राज्य सरकारने आता 25 तारखेची जोरदार तयारी करून 25 तारखेला घटनापीठाकडे हा कसा संपूर्ण खटला जाईल याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि त्यासोबत 1 तारखेची देखील वेगळी तयारी केली पाहिजे। आणि मला असं वाटतं की थोडं सिरियस होऊन यावर कारवाई करणं हे गरजेचं आहे आणि त्या दृष्टीनं आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून या संदर्भात राज्य सरकारला पूर्ण सहकार्य करायला तयार आहोत। आम्ही करतच आलो आहोत। त्याच्या पुढे जाऊन जे काही आम्हाला करता येणं शक्य आहे ते आम्ही करणार आहोत। पण आमचं अगदी स्पष्ट मत आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये आणि मराठा समाजाचं आरक्षण हे टिकलंच पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे। मराठा समाज के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है कि आगे नियुक्ति नहीं हो जाए जब तक इस पूरा विवाद खत्म नहीं हो, कैसे? देखिए, ये थोड़ी चिंता की बात है क्योंकि आज कोर्ट में ये तय हुआ कि 25 अगस्त को एक इसकी सुनवाई होगी और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ भेजना कि नहीं भेजना उसमें तय होगा। और अगर नहीं भेजने का तय हुआ तो 1 तारीख को इसकी पूरी सुनवाई शुरू होगी। लेकिन तब तक ये जो मराठा आरक्षण दिया गया है इसके तहत कोई भी नियुक्ति राज्य सरकार नहीं करेगा और राज्य सरकार ने भी वहाँ पर वो कबूल किया है कि हम कोई भी नियुक्ति उसकी नहीं करेंगे। तो ये थोड़ी चिंता की बात है। मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी तैयारी के साथ 25 तारीख और 1 तारीख को कोर्ट के सामने जाना चाहिए। किसी भी हालत में मराठा आरक्षण को हम लोग किस प्रकार से बचा पाए इसका प्रयास करना चाहिए। विपक्ष के रूप में हम सरकार को इसमें पूरा साथ देंगे। सर, राम मंदिर की लड़ाई जो है भव्य भूमि पूजन हो रहा है और देश भर से मिट्टी के लिए जगह जगह उसकी पूजा करके ले जाया जा रहा है, लेकिन इस पर राजनीति भी शुरू है। एक तरफ एमआईएम के विधायक जो सांसद है वो कह रहे हैं कि प्रतीकात्मक करो क्योंकि बकरीद भी प्रतीकात्मक करने के लिए बोला है, और दूसरी तरफ उद्धव जी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि ऑनलाइन जब राखो भक्त नहीं जा सकते तो ऑनलाइन उसका इस्तेमाल क्यों नहीं होता। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक बकरीद का सवाल है तो राज्य सरकार ने जो आदेश निकाला है उसमें शक्य तो ये शब्द इस्तेमाल किया है, यानी जहाँ तक हो सके प्रतीकात्मक कीजिए। तो उसमें राज्य सरकार की कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, राम मंदिर का ये जो भूमि पूजन हो रहा है सैकड़ों सालों की हिंदुओं की जो भावना थी, राम जन्मभूमि वहीं पर है जहाँ रामलला विराजमान है और वहीं पर जो मंदिर तोड़ा गया था भव्य मंदिर बनना चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बारे में निर्णय देने के बाद अब वहाँ पर भूमि पूजन हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि दुनिया के करोड़ों हिंदू, और केवल हिंदू ही नहीं तो प्रभु श्री राम जी को मानने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम को मानने वाले जो करोड़ों लोग हैं, इन सभी के मन की भावना ये भूमि पूजन से एक प्रकार से पूर्ण होने वाली है। हम बहुत आनंदित हैं। हम सब लोग अपनी अपनी जगह पर कोरोना के संकट को देखते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ हमारा हर्ष, हमारा आनंद व्यक्त करेंगे। इतना ही मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा। मुलाकात झाली त्यात त्यांनी भूमिका
स्पष्ट केले की ते जाणार की नाही? असं आहे की राम जन्मभूमीवर पुन्हा एकदा प्रभू श्रीरामांचं भव्य मंदिर बांधण्याचं भूमिपूजन होत आहे. हे आमच्या सगळ्यांकरता आमच्या जीवनातला एक अत्यानंदाचा क्षण आहे. करोडो हिंदू आणि केवळ हिंदूच नाही तर प्रभू श्रीरामांना मानणारे कोट्यावधी लोक, या सगळ्यांना हा परमोच्च असा आनंदाचा क्षण आहे. आणि म्हणून आम्हाला असं वाटतं, ज्याला जाता येत असेल त्यांनी जावं, ज्याला जाता येत नसेल त्यांनी जिथे आपला आनंद व्यक्त करायचा तिथे करावं. आज खरं म्हणजे आमच्यापैकी प्रत्येकाला असं वाटतं की आपल्याला जाता यावं, पण ते शक्य नाही आहे. आणि म्हणून फिजिकल डिस्टन्सिंग ठेवून आमचा आनंद आमच्याच ठिकाणी आम्ही व्यक्त करणार आहोत. आता कोण जाणार आणि कोण जाणार नाही आहे याची मला कल्पना नाही आहे, पण मी ज्या ठिकाणी असेल त्या ठिकाणी मी आनंद व्यक्त करीन, कारण माझी देखील एक मनोकामना या ठिकाणी पूर्ण होते आहे. मी कारसेवक आहे आणि कारसेवक म्हणून ही माझी मनोकामना या ठिकाणी पूर्ण होते आहे, याचा मला आनंद आहे. देवेंद्र जी, महाविकास आघाड़ी सरकार में ड्राइवर कौन है? क्योंकि आज अजीत पवार ने जो सवारी है उसकी मर्जी से ऑटो रिक्शा की दिशा तय होती है, उस बात को ड्राइवर जाएंगे बताया। देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि भले ही हमारा 3 पहिए का ऑटो हो, लेकिन उसका स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, मैं उसकी ड्राइविंग कर रहा हूँ. इसलिए मैंने उनको ये याद दिलाया कि ऑटो रिक्शा कौन सी दिशा में जाए ये ऑटो का ड्राइवर तय नहीं करता, उसमें बैठी हुई सवारी तय करती है. क्योंकि सवारी जहाँ जाती है वहाँ पर अगर सवारी को लेकर गए तो ही रोजगारी मिलती है, नहीं तो रोजगारी नहीं मिलती. और इस सरकार की अवस्था ऐसी है, तीनों लोग 3 अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं और उसमें महाराष्ट्र की अड़चन हो रही है.